Very good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, Manya. Good evening, sir. Good evening, sir. So, let's start a class. What we discussed in the last class, please? क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? हाँ जी. सर फंडामेंटल राइट्स पूरे हो गए थे. ओके, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए थे और आज हम लोग डीपीएसपी स्टार्ट करने वाले थे. ओके, सो अंडर विच चैप्टर डीपीएसपी हैज़ बीन गिवन? ऐश्वर्या, am I audible? Yes, sir. Under which chapter? So part 4. Part 4. Yes, sorry, not chapter, part 4. Okay. From which article to which article? So from article 36 onwards to 50 or 51. 51, I guess. Okay. इससे पहले हमने शायद सोर्सेज डिस्कस किए थे. आप लोग को याद होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही एक मतलब फेमस क्वेश्चन है, एक तरीके से पॉपुलर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यू का, कि फ्रॉम विच कंट्री डीपीएसपी हैज़ बीन बोरोड. किस कंट्री से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उन्हें बोरो किया गया. यस प्लीज़. ये बहुत ही सर आयरलैंड. आयरलैंड. यस, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन. करेक्ट. अब बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अलग अलग क्यों दिए गए. अगर कुछ ऐसा अगर इम्पोर्टेंट था डीपीएसपी में, डायरेक्टिव्स थे अगर, तो उन डायरेक्टिव्स को मैंडेटरी डायरेक्टिव्स कर देना चाहिए था, फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ देना चाहिए था और कह दिया जाना चाहिए था कि स्टेट को ये भी काम करना है. जैसे कि आपने देखा कि देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. ये क्या है? अंडर आर्टिकल 15 क्या लिखा है ये? कि देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. तो इट इज द ऑब्लिगेशन. किसके ऊपर ऑब्लिगेशन है? स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए. और स्पेसिफिकली 15 में कहा कि देयर शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. किसी भी नागरिक के बीच में असमानता नहीं होनी चाहिए. ओनली ऑफ द ग्राउंड ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड है? हाँ जी बताइए, कौन से ग्राउंड्स पे? Religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. एनी ऑफ देम. तो हो सकता था कि डीपीएसपी में इक्वल पे फॉर इक्वल प्रोटेक्शन, सॉरी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इसको भी फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए था. ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी तो सही चीज़ है ना. आई थिंक ये जस्टिफाई की जा सकती है कि भाई अगर कोई समान कार्य कर रहा है तो समान उसको वेतन दिया जाए. प्रशांत, Yes, sir. why they have given a separate chapter? Anyone please? ये सेपरेट चैप्टर क्यों दिया? हाँ ऐश्वर. So because the state at that time may not have enough resources to do certain things for the population of its territory, and as and when it gets the sources, or as and when it is in the condition to do such things, it may at its own you can say at its own ease ओके. do those things for the population. सो आभा, हाँ आपने कुछ बताने की कोशिश की, बताइए. Yes, sir. I was saying the same thing regarding the economic condition of that country and the fiscal needs that were at that time. So we needed to concentrate on the other basic grounds. ओके. तो यानी दोनों लोगों ने एक ही चीज़ हमें बताई. क्या बताई? कि व्हेन कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, दैट टाइम सब कुछ सबको नहीं मिल सकता था. मान्या, क्या नहीं मिल सकता था? सर सारे रिसोर्सेज सबको अवेलेबल नहीं हो सकते थे. At that time, state is not in a position to provide equality in every spheres.
and they have given the concept of equality, and they have given directives, means they have given the concept of justice, but they have given that directives in a DPSP. एक principle दिया कि देखिए it will be in accordance with the government which is in the majority, which is in the power in the country. Democratic form of government है. It will decide the future of the it will decide, the directive principle of state policy will decide the future of the current government. If they are fulfilling the principles, they are fulfilling the directives which is given by the constitution, then they will be elected again 5 year. क्यों? ऐश्वर्य, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. अगर डायरेक्टिव्स को फॉलो करके पॉलिसी बनाई उन्होंने, और वो पॉलिसी कैसी हैं? दिस पॉलिसीज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फॉर द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. एंड इफ any party who is in existence at the time, particular contemporary time, and if they are following these principles and they are including these principles in his policies, then there are chances that that particular government will be maybe elected at a second time. And ये क्या है? एक डेवलपमेंट का तरीका भी है. दूसरा, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या करना है? अपलिफ्ट करने का भी तरीका है कि अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंस, इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट. इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस गवर्नमेंट की क्या है? कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितनी जीडीपी आ रही है, कितने परसेंट कहाँ खर्च किया जाए. इट विल बी अप टू द गवर्नमेंट दैट दे विल डिसाइड ऑन व्हाट प्रिंसिपल दे विल spend the money, and what principle they will include in his policies, and how they will enforce these policies, how they will enforce these principles in their policies. तो बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, दीज आर निगेटिव राइट्स जनरली. क्या है फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स आर Negative rights. these are negative rights, and it is a negative obligation over the state that state shall not do this. State shall not do this means इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात की गई. और किस चीज की बात की गई? इगैलिटेरियन सोसाइटी. व्हाट इज द इगैलिटेरियन सोसाइटी? Society of equals. Society of equals, freedom for all, society for equals. To introduce the egalitarian order in the society, to provide the liberty for all, equality for all, justice for all. Okay, they given some restrictive rights, a restrictive fundamental right that state shall not do this, state shall not do this. But DPSP is these are a positive obligations. Are you getting my point? These are a positive obligation. What is the object of this positive obligation? To uplift the socio-economic status of the state. Yes, to uplift the socio-economic condition of the country, and socio-economic condition of the people or citizens, okay, and to promote the welfare state. Before constitution, अगर देखा जाए तो what were the function of the state, हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को. What were the function of the state? क्या फंक्शन थे इससे पहले? 1950 से पहले स्टेट के क्या फंक्शन थे? So it was more of a police state. That was the police state. So what were the function? क्या फंक्शन थे उसके? अगर पुलिस स्टेट थी Protection, to protect, self-protection, हाँ जी, protection of the boundaries, yes, controlling the economic condition of the nation. no, Sasti, this is not a law, order and क्या था बताइए? 2 ही 3 वर्ग थे ना. Justice. लॉ, ऑर्डर एंड जस्टिस, ये तीनों थे. डिस्पेंसिंग द जस्टिस, प्रोटेक्ट, मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. दीज आर द 3 थिंग्स. यही काम हुआ करते थे स्टेट के. क्या करती थी स्टेट? क्यों? जो पुलिस स्टेट थी वो क्या करती थी? मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, डिस्पेंसिंग द जस्टिस एंड प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द कंट्री. ये कुछ इसेंशियल वर्क हुआ करते थे स्टेट के. बट what is the function of the modern state?
Now in a welfare state, that time that is a laissez-faire principle was applicable in that time. Laissez-faire means minimum interference of the government in the private economic activities. स्टेट shall not interfere in every activities. कोई भी धंधा बिजनेस कोई भी काम करने जा रहे हैं तो स्टेट आपको नहीं रोकेगी. जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं बाइक लेकर के, आपको जाना है किसी पार्क में बैठना है, या आपको जाना है कहाँ, कॉलेज जाना है, आपको रोक लिया पुलिस ने, क्या है, हेलमेट कहाँ है आपका, अब बताइए. तो क्या है, इट मीन्स प्रेजेंटली state is interfering in the individual liberty much and more than the laissez-faire डॉक्ट्रिन. जितना laissez-faire के समय में जो laissez-faire डॉक्ट्रिन था, जो कि हम वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव कर गए हैं, जब laissez-faire को हम फॉलो कर रहे थे उस समय क्या था, मिनिमम इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए प्राइवेट इंडिविजुअल. बट नाउ प्रेजेंटली state is doing many things. State is a welfare state. Now principle of laissez-faire is outdated and we are following the welfare principle. We are following the welfare state. We are going for the welfare state and we are doing the state is doing manifold work. क्या वर्क है मॉडर्न स्टेट का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड मॉडर्न स्टेट? Sir, modern states functions are protector, provider, economic control, protection of the boundaries, and arbitrator, etc. क्या है ये, क्या है, मॉडर्न स्टेट के कुछ वर्क हैं. क्या है, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर. प्रोवाइडर क्या है, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. सरकारें क्या करती हैं अब, सर्विस प्रोवाइडर. एंड इकोनॉमी कंट्रोलर, इकोनॉमी कंट्रोल करने लग गए हैं. इसके साथ ही और एंटरप्रेन्योरशिप, जो इंटरप्राइजेस स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, IRCTs, बहुत सारे इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर्क कर रही हैं, जो क्या करती हैं, स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाती हैं और उस पैसे से वो क्या, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं. इसके अलावा और क्या है, आर्बिट्रेटर. सरकार क्या करती है, प्राइवेट पर्सन और सरकार के बीच में आर्बिट्रेटर का भी काम करती है. प्राइवेट पर्सन और प्राइवेट पर्सन के बीच भी आर्बिट्रेशन का काम करती है. तो ये जो प्रिंसिपल है DPSP, प्लीज नोट डाउन सम पॉइंट्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. आर्टिकल 36 to 51, Article 36 to 51 contain the Article 36 to 51 of Part 4 contain the directive principles of state policy. This idea of DPSP was borrowed from Irish Constitution. या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, क्या लिखा आपने प्लीज? दिस आइडिया ऑफ DPSP इज borrowed from Irish Constitution. Okay. It is a transition from the inclusion of DPSP in the constitution. देखिए पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए. To inclusion of DPSP in the constitution is transition of laissez-faire principle to welfare state. हाँ जी, क्या लिखा आपने, बताइए. सर प्रिंसिपल के नेम को स्पेल कर देंगे. प्रिंसिपल क्या लिखा आपने, एक बार प्लीज बताइए क्या लिखा है. सस्ती रिपीट करिएगा. Sir, the inclusion of DPSP in Constitution of India is transition of laissez-faire principle to welfare state. हाँ यस नितिका, क्या करना था आपने बताया. सर ये प्रिंसिपल के नेम को स्पेल कर. अच्छा, स्पेलिंग प्लीज बताएंगे आप एक बार. सस्ती बताइएगा. कोई भी एक व्यक्ति बताइए. PRIHCIPLE. नहीं प्रिंसिपल लेसेस-फेयर LAISSEZFAIRE laissez-faire. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेसेस-फेयर नितिका? इसका मतलब नोट कर लिया. आई थिंक आपको नहीं पता है.
लेसस फेयर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. That was very old principle and now it is outdated in India. Now it is outdated in India. क्या लिखा आपने? Minimum interference of government in private economic industry. ओके. इसके साथ ही व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डीपीएसपी? क्या ऑब्जेक्ट है? किसी केस में डिस्कस किया गया इसके ऑब्जेक्ट के बारे में, या डीपीएसपी के इंपॉर्टेंस के बारे में किसी जजमेंट में इसके बारे में कुछ बोला गया है? देयर इज वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट प्लीज. इन द केस ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, in the case of Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti versus State of West Bengal 1996 SCC. In the case of Paschim Banga Khet Mazdoor Samiti versus State of West Bengal AIR 1996 SCC, could emphasize the importance of the DPSP. Could emphasize the importance of the DPSP. प्लीज़ नोट डाउन द इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे ये, बस इससे आपको पता चलेगा कि क्या कहना चाहते हैं डीपीएसपी के बारे में, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसके बारे में. और इसके बाद बदला भी है व्यू. आपने देखा था, हमने एक बार पहले भी बताया हुआ है कि कैसे डीपीएसपी सुपरसीड कराएगा, फंडामेंटल राइट को करेगा. हाँ, प्लीज़ नोट डाउन दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. हाँ, केस का नाम अनामिका, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 SCC. द कोर्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी. इन्वर्टेड कॉमा में नोट करेंगे. दिस डीपीएसपी, दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स seek to introduce the concept of these directive principles seek to introduce the concept of welfare state in the country. Introduce the concept of welfare state in the country. The constitution envisages envisages the establishment of welfare state at the federal level as well as state level. क्या लिखा है एक बार प्लीज रिपीट करेंगे? आभा. Yes, sir. The Constitution envisages to establish a welfare state Yes. at federal level as well as state level. As well as the state level. In a welfare state, the primary duty of the government is to secure the welfare state. In a welfare state, the primary duty of the government is to secure the welfare state. ओके. फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो क्या क्रिएट करना चाहते हैं, किस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, किस प्रिंसिपल को? हमने भी डिस्कस किया था, इगैलिटेरियन सोसाइटी. क्यों? Yes. जी सर. फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? दीज आर निगेटिव राइट्स एंड वांट्स टू इंट्रोड्यूस इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि फ्री सोसाइटी एंड यानी कि लिबर्टी फॉर और इक्वलिटी फॉर ऑल. एंड
DPSP, these are the positive obligation wants to introduce welfare state. हाँ, इसके साथ ही ऐश्वर्य आपने कुछ बोला था, एक स्टेटमेंट बोला था आपने ऐश्वर्य, प्लीज रिपीट कर देंगे, उसको भी नोट कर लेंगे. टू So, sir, किस चीज से related? इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP क्या था? टू अचीव, हाँ जी, मुझे ऐसे हाँ, ध्यान नहीं है ओके पूरा। ओके ओके, प्लीज नोट डाउन. टू अचीव amelioration of the socio-economic condition of the masses. सर ये किसके लिए बता रहे हैं? जनरली ऑब्जेक्ट है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि इसका और भी ऑब्जेक्ट, जैसे जजमेंट में आपने देखा ना कि इन द केस ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पर आपको पता चला कि ये वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं. इनका जो ऑब्जेक्ट है, कोर्ट ने कहा कि इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू सिक्योर द वेलफेयर स्टेट, ओके, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट. वैसे ही एक जनरल सा स्टेटमेंट है, क्या है कि ये जो DPSP हैं, इनका काम क्या है? टू सिक्योर, टू अचीव द upliftment of the socio-economic condition of the masses, socio-economic condition of the masses, and political democracy would be useless. Political democracy would be useless without economic democracy. क्या है बताइए? अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो 500 रुपये में कोई भी मुझसे वोट ले सकता है, बताइए क्यों ऐश्वर्य? जी सर. अगर मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कल अगर चुनाव होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा कि महीने भर का राशन ही मिल जाए, ऐश्वर्य. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसका? एवरी सिंगल पर्सन शुड पार्टिसिपेट. यस यस, एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेटिव प्रोसेस ऑफ इलेक्शन होना चाहिए. अगर तो उसके पीछे क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. एंड इसके साथ ही देयर शुड बी सम measures, there should be some principle that must be included in the policy so that socio-economic conditions of the person can be uplifted. Socio-economic condition of the person can be uplifted and उनका कुछ क्या हो, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, या फिर चाइल्ड एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट, एवरीथिंग. इफ these all things will be considered, then social democracy can be developed. And for political democracy it is very necessary that there must be a social democracy. Okay, क्या लिखा आपने? Political democracy would be useless without economic democracy. So, without economic democracy or social democracy? No, without economic democracy. Okay, sir. देखिए, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत हाथ रखती है ना इसमें. आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर बात करेंगे, आप इलेक्शन की बात कर लें नॉर्मल से, तो कोई बीमार है इसलिए वोट आपको नहीं देगा. किसी के पास पैसा अगर नहीं है, खाने का नहीं है, उसको एक उसकी इकोनॉमिक जो स्थिति है, अगर वो खराब हुई तो वो क्या कर सकता है? सेल करेगा अपने को. सस्ती. यस सर, आपने हमें एक स्टेटमेंट लिखवाई थी अम्बेडकर की, उसमें ये था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होने के लिए सोशल डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है एट द बेस. तो ऑफ कोर्स हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें हम लिख सकते हैं, पता है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी अगर हम बात करें कि ये स्टेटमेंट वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही है. ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है? आई थिंक इसके बारे में हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं प्लीज़. अकॉर्डिंग टू सर आपने प्रियम्बल पढ़ाते टाइम बताया था. हाँ जी, ये जो हम बात कर रहे हैं ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही स्टेटमेंट आपने बताया है, एकदम करेक्ट है. ठीक है, लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेड दैट अ पार्टी विच फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल्स वुड स्टैंड टू लूज इन नेक्स्ट इलेक्शंस. एक जजमेंट में भी इसको बोला गया है. मैं उस जजमेंट का शायद आपको नाम बताता हूँ, शायद दोनों ही वर्ड इसमें इंक्लूडेड हैं. चलिए, क्या नाम है तुम्हारा? षष्ठी. यस सर. एक्चुअली हम दोनों ही वर्ड लिख सकते हैं, क्योंकि मालूम क्या है कि ये जो प्रोविजंस हैं, सोशियो एंड इकोनॉमिक प्रोविजंस हैं. DPSP क्या है, किसके लिए है ये?
for uplifting the socio-economic condition of the society. सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ही हैं ये। एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या है, कौन से प्रोविजन है बताइए? Egalitarian. Egalitarian society. इगैलिटेरियन, बट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? सिविल एंड Political rights. पॉलिटिकल राइट्स हैं ये। एंड ये डीपीएसपी क्या है? Socio-economic. सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं ये, ठीक है। तो अगर चाहेंगे हम अगर कहना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम मान सकते हैं इसको, हम मान सकते हैं इसको कि सोशल जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये यूजलेस हो सकती है कि अगर सोशल डेमोक्रेसी या फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अगर वो प्रोटेक्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी सोशल दोनों की नोट कर लीजिए सस्ती, क्योंकि दोनों ही वर्ड ऐसा कुछ हमें लगता है कि इनकन्सिस्टेंट नहीं है। हमें करेक्ट ऐश्वर्य? इनसे कोई फर्क पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे नहीं पड़ेगा कि अगर हम एक वर्ड नहीं लिखेंगे। ये क्या है? ये Exactly. सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, दोनों ही वर्ड यूज़ किए जा सकते हैं क्योंकि ये प्रोविज़न जो हैं ये दोनों ही काम देते हैं आपको जो तुम्हारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसको मजबूत करने के लिए। ओके, ऐसा इनकन्सिस्टेंट कोई वर्ड नहीं है कि नहीं ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। इज इट करेक्ट? Yes, sir. सोशल का मतलब क्या है? आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर ऐसा है कि आप कुछ जानते ही नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, या फिर आपके घर से कोई भी इलेक्शन में कभी नहीं गया है, पहली बार आप वोट दे रहे हैं, या फिर इसी तरीके से लगातार आप वोट देते चले आते हैं कि जो आपका मुखिया है वही बनता रहेगा, आपने कभी रेसेस नहीं किया हुआ है, तो ये सोशल क्या है? स्टेटस, सोशल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कभी आवाज़ ही नहीं उठाई है या फिर आपकी स्टेटस ऐसी है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नयन, हाँ जी बताइए। सर मैं बोल रही थी कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों वर्ड ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो डिबेट्स की वॉल्यूम्स हैं उसमें वर्ड दोनों ही लिखा हुआ है, मतलब हाँ। ऐसा अलग से नहीं है। ओके, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये लिखा भी हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ये हो सकता है कि जब कोई इंटरप्रिटेशन होता है तो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। आफ्टर इंटरप्रेटिंग ऑल दीज थिंग्स हम कह सकते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज इसेंशियल फॉर द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नयन, क्योंकि ये किताबों में और बहुत सारी जगहों पर हो सकता है कि हमारे मन से, मैं जैसे बता रहा हूँ तो मैंने क्या बता दिया आपको कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होना चाहिए, तो अगर बाद में डिस्कशन होता है तो सोशल डेमोक्रेसी भी इंक्लूड किया, क्योंकि ये कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं है कि कहीं पर दी हुई है इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, हाँ। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट। यस अश्वर? सर संध्या ने चैट में कुछ भेजा हुआ है। संध्या, यस प्लीज एक बार। वो संध्या ने भी सेम ही चीज़ आई थिंक बोली हुई। यस सर, उन्होंने सीए डिबेट का हाँ वो हाँ देख बिल्कुल ली। बिल्कुल बिल्कुल, वो सेम ही चीज़ उन्होंने बोली हुई है। ठीक है, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब बात आती है कि आपने ये देखा है निगेटिव राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, इगैलिटेरियन ऑर्डर्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो, और जो आपके डीपीएसपी हैं ये क्या कर रहे हैं? किस लिए क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? ये वेलफेयर स्टेट कर रहे हैं। यस, पार्ट 4 के बारे में प्लीज अब आर्टिकल्स पर आप आएंगे प्लीज। पार्ट 4 प्लीज सारे लोग कम टू द आर्टिकल एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट आर द डेफिनेशन क्लॉज, क्या डेफिनेशंस हैं, कौन से डेफिनेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की इसके लिए अप्लाई होगी, एंड व्हाट इज द स्टेटस, वेदर इन्फोर्सिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल, जस्टिसेबल, ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लीज पार्ट 4 आर्टिकल 36 प्लीज रीड एनीवन। शशांक? सर मैं पढ़ देता हूँ। ओके ओके। Sir, Article 36 says definition. In Yes. this part, unless the context otherwise requires, the state has the same meaning as in Part 3. ओके ओके, प्लीज यहाँ पर हमें देखना है, क्या देखना है कि द डिफिनीशन ऑफ स्टेट, जहाँ जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्टेट शैल endeavor to provide, state shall endeavor to do this, state shall endeavor to do this, so what will be the meaning of the state? What will be the meaning of the state? Sir, same as Article 12. Divided under part. Yes, yes, Article 12, according to the Article 12, पार्ट 3 में जो स्टेट की डिफिनीशन दी गई है, तो इसका मतलब सारे जजमेंट वहां पर जो दिए गए हमने डिस्कस किए थे वो सारे एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर। ऐश्वर्य? ऐश्वर्य? यस सर, जो इंटरप्रिटेशन स्टेट का है वो सारा एप्लीकेबल होगा पार्ट 4 पे। यस सर। ओके करेक्ट।
तो यहाँ पर क्या है, स्टेट मीन्स द स्टेट विच इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 12 अंडर पार्ट 3, करेक्ट। नाउ 36 आपको डेफिनेशन देता है कि ये जो स्टेट है किसके खिलाफ आप ये कहेंगे बात कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। It is a positive obligation of the state. Okay, state means state which is defined under article 12 under part 3rd. The meaning which is given under part 3rd, that will be applicable in the part 4 also. Yes. Now 37 please. Article 37, application of the principles contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, this is just providing you the application of the DPSP. क्या application है DPSP की? What is the status of DPSP in the constitution? आभा? ये सर आप इम्पोर्टेंस ही पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, नहीं, एप्लीकेशन क्या है, ये क्या है, जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है, क्या इसका एप्लीकेशन क्या है? प्लीज़ एक बार 37 के मुताबिक जो इन्होंने बताया है कि इसकी क्या स्टेटस है। नॉट इन्फोर्सेबल। एक बार प्लीज़ रीड करेंगे दोबारा से। ये सर रीड कर रही। The application of the principle contained in this part, the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Okay, what is the application of this principles, application and enforceability की बात जहाँ तक की जा रही है, कह रहे हैं कि these are not fundamental rights, these are fundamental in the Running of the state's governance of the country, governance, these are not fundamental right. अगर हम वैसे नॉर्मली लिखना चाहें कि these are not fundamental rights, not enforceable by the state, cannot be enforced in the court, they are fundamental in the governance of the country. लेकिन nevertheless ये सब होते हुए भी कि ये enforceable नहीं है, but these are these principles have fundamental governance in the country, means ये fundamental governance of the country में अगर ये principles include किए जाए तो ये इनको करना है, क्योंकि it is a duty of the state that they must include these provisions, these principles while making the policies for the country. Is it clear? ऐश्वर्या? Yes sir. कोई इसमें डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अंडर 36 आर्टिकल 36(7) में क्या दिया गया है? 60 सर एप्लीकेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी ऑफ डीपीएसपी। यस, क्या है एप्लीकेशन इसका, बताइए। सर एनफोर्सेबिलिटी इसकी नहीं होगी इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ, और ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और स्टेट की ड्यूटी है कि इसे एनफोर्स करें। ओके, इसके साथ ही एक चीज़ और है, इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन when government is including these principles in the policy making, while they are making policy, is there any restriction? जैसे कि फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट ये नहीं कर सकता, इन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पर्सन का ये फंडामेंटल राइट नहीं बनता, वेदर स्टेट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड when they are framing policy and they are including any principle, is there any restriction? बताइए। Sir, it should not be contrary to the fundamental rights. It should not be contrary to the fundamental rights. लेकिन अगर वो प्रिंसिपल्स इंक्लूड कर रहे हैं, कंट्रेरी नहीं कर रहे हैं, कंट्रेरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स से, कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर इनके ऊपर कहा जा सकता है नहीं आप डीपीएसपी इस तरीके से इन्फोर्स नहीं करा सकते। एनी रिस्ट्रिक्शन? प्लीज, देयर इज अ वन केस लॉ ऑन दिस पॉइंट, प्लीज नोट डाउन। वर्कमैन मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, सॉरी लिखिए, वर्कमैन मीनाक्षी मिल्स वर्सेस मीनाक्षी मिल लिमिटेड 1994 AIR,
AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात समझ में आई है मान्या और कनिका? प्लीज मान्या, यस सर। क्या समझ में आया है बताइए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा कि फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, इनका एक्सरसाइज कैसे करना है आपको। क्या डीपीएसपी को एक्सरसाइज करते समय, इन पॉलिसीज में इंक्लूड करते समय, क्या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि नहीं आप इस तरीके से नहीं कर सकते? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? इज देयर एनी सर ग्राउंड? डीपीएसपी बेसिकली गाइडलाइंस है, एज सच रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, बट ये पॉजिटिव मैनर में गाइडलाइंस बताती है कि अगर कोई गलती गवर्नमेंट करती है इसको अप्लाई करने में, या कोई बहुत एक्सेस इस्तेमाल कर रही, बोले नहीं मैं तो बना रहा हूँ लिविंग वेजेस के लिए लॉ, क्यों बताइए ना। मतलब कभी कभार होता है ना, आपने देखा होगा 5 किलो गेहूं फ्री में बट रहा है, सरकार दे रही है, क्यों? कल को 10 किलो देने लगेगी, चुनाव आ जाएगा, बताइए। या फिर बच्चों को कह देगी आप लोग स्कूल मत आइए, आपको स्कॉलरशिप आपके घर मिलेगी, स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको घर में ही रहना है, ज़रूरत नहीं किसी को स्कूल आने की, बताइए। बहुत बड़ा इफ़िशियंसी है, आपको घर में ही पढ़ाया जाएगा, सब कुछ घर में ही होगा, घर में ही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर उनका फुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो क्या ऐसे रिस्ट्रिक्शन, किन ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि ये देखिए आप ज़्यादा ही एक्सेस कर रहे हैं इस पॉलिसी को बढ़ाने का। ऐसी पॉलिसी आप कर रहे हैं जैसे आपने देखा कि अभी 2 किलो अनाज मिलता था, लेकिन कोरोना के समय में फ्री कर दिया गया। ऐश्वर्य, Yes, sir. whether country is able to provide free of cost food to whole the BPL, below poverty line people, whether we are in a Sir, position. So if the state thinks fit and if the economy If and state it's thinks, in the- if state listen, if state is not able to think fit, बस वो उसको समझ में आ रहा है उसको चुनाव जीतना है 4 महीने में, तब then so the same action can be challenged. यस चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन किस ग्राउंड पे? कोई ग्राउंड है नहीं। Sir, I've been reading through the notes and under the title harmony, it says that is directive that is a different thing, Aishwarya. When there is a clash between a DPSP and a fundamental right, there Yes, is not sir. any clash between fundamental right. क्या दिक्कत है? हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, फ्री में सरकार बांट रही है, इट्स ओके, एंजॉय करिए सब लोग, क्यों? सबको मिल रहा है फ्री आराम से, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। किसी के फंडामेंटल किसी से छीन के नहीं दे रही ना सरकार, के पास जो इकट्ठा हो रहा है उससे बांट रही है फ्री। यस प्लीज नोट डाउन, वर्कमैन मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, वर्कमैन मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड वर्सेस ऊपर सॉरी वर्कमैन ऑफ मीनाक्षी मिल्स वर्सेस मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। So 1990. 1994 सुप्रीम कोर्ट। Ordinarily, any restrictions so imposed, ordinarily any restrictions so imposed, which has the effect of promoting or effecting a directive principles can be presumed to be a reasonable restriction, Sir, affecting a effecting a directive principle can be presumed to be a reasonable restriction in public interest, हाँ, क्या माना जाएगा? ये पब्लिक इंटरेस्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, क्यों ऐश्वर्य? So, कौन सा ये इंटरेस्ट है, किस ग्राउंड पे? so public interest. पब्लिक इंटरेस्ट, ओके। हाँ ओके, वापस आ जाते हैं प्लीज़। 37 के बाद हम 38 को एक बार रीड करते हैं प्लीज़, आइए। हाँ जी प्लीज़। Article 38. हाँ जी। State to secure a social order for promotion of welfare of the people.
Clause 1. 37 38 हाँ जी. Yes, sir. Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Clause 1. Yes. This. Yes, sir. Read करिए. Okay. Clause 1. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of the national life. Okay. So the preamble is enforceable. No, sir. No, sir. Then how the golden goals of the preambles can be enforced? कैसे किए जाएंगे फिर? बताइए. If preamble is not enforceable, the words which has been given in the preamble, Nitika, yes. So, constitutional morality can be extracted from preamble itself, and it is one of the basic structure. रश्मि, इसका यहाँ पर अभी रिलेशन नहीं हो पाया है. नितिका, how it is relevant? सर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिक वो 4 प्रिंसिपल है ना, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, तो वो सब प्रीएम्बल में दे रखे हैं. और फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है, तो और बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी जजमेंट वायलेट नहीं कर सकता. एक्चुअली नितिका, प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल. क्या है ये? मॉरल वैल्यूज हैं. क्यों? बट इट कैन बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसीज. नितिका, it can be included in the policy after making the law. It can be enforced. Article 38 is saying the same thing. There is a relation between the preamble and the DPSP. संध्या, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि preamble में जो वर्ड दिए गए, these are golden goals, and these golden goals can be achieved इन्फोर्सिंग द DPSP. जो DPSP दिया गया है वहां पर इन्फोर्स किया जा सकता है आफ्टर इंक्लूजन ऑफ दीज गोल्स इन द पॉलिसी. कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, उस पॉलिसी में क्या किया जाए नितिका? उन पॉलिसीज में ये क्या है? ये जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपने देखा ना, प्लीज रीड आर्टिकल 38 प्लीज. हाँ जी. स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट. क्या करना है वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए? बताइए कैसे स्ट्राइव करेगा, सोशल ऑर्डर सिक्योर करेगा? हाँ जी नितिका, एक बार रीड करिए. यस सर. हाँ जी. आर्टिकल 38 ना. यस. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. Okay. The state shall बस नितिका. The word which is given in the preamble, कौन से वर्ड्स दिए हैं वहाँ पर? प्लीज बताएंगे हमें. जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. कितने तरीके का जस्टिस दिया गया है प्रीएम्बल में? देखिए ये क्वेश्चन आया था कहाँ पर? MP में. क्या नाम है तुम्हारा? अनामिका. यस सर. ये क्वेश्चन MP में आया हुआ था कि द जस्टिस विच इज गिवन अंडर द प्रीएम्बल, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज गिवन अंडर द प्रीएम्बल, वेदर इट इज सिमिलर टू द DPSP. बताइए. या फिर आई थिंक ये MP में नहीं आया था. आई एम वेरी सॉरी. ये एग्जाम कौन सा था मुझे याद आ रहा है सर. MP का ही था पर हाँ. यस MP का ही क्वेश्चन था. करेक्ट. और क्वेश्चन हम बताते हैं क्या था कि अंडर आर्टिकल 38 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज गिवन. हाँ सर. यस सर, सही बोल रहे हैं. और प्रीएम्बल में जस्टिस कौन से दिए हुए हैं ये पूछा था. नहीं प्रीएम्बल में नहीं, अंडर आर्टिकल 38. आर्टिकल 38 में कौन, क्योंकि प्रीएम्बल में तो सबको पता है. प्रीएम्बल में तो सबको पता है कि क्या है जस्टिस. क्या है जस्टिस? क्या है?
सोशल इकोनॉमिक एंड economic पॉलिटिकल and जस्टिस, politi- बट Yes, sir. 38 में इतना इम्फेसिस करके लोग नहीं पढ़ते हैं वहां पर। हम्म, तो यस, यहाँ पर क्या दिया गया है नितिका? जस्टिस, social, economic, and इट मीन्स द सेम विच इज गिवन इन द प्रियम्बल। एंड प्रियम्बल में तो इन्फोर्स करा नहीं सकते हम, कोई जाकर के उसको कुछ कर दे, या किसी के पास पावर भी नहीं है, स्टेट को भी नहीं कहा गया है कि प्रियम्बल में जो चीज़ें दी गई हैं उनको इन्फोर्स कराइए। क्या कहा गया है? डीपीएसपी में जो चीज़ें दी गई हैं उनको क्या करना है? पॉलिसी बना करके उनको आपको प्रमोट करना है। स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 38 में जो जस्टिस है वो सेम है, एंड यहां पर भी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस है, एंड प्रियम्बल में, हाँ बताइए क्या दिया गया है? Social, economic, and political justice. ओके, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डीपीएसपी एंड द प्रियम्बल? प्लीज एक बार ये हेडिंग डाल लेंगे, रिलेशन बिटवीन डीपीएसपी एंड द प्रियम्बल। The ideals stated in the preamble, are reinforced through the DPSP। ये जो लोग क्लास लेफ्ट करके जा रहे हैं ये लोग मुझे मैसेज ना ही करें, अच्छा है। अगर आप लोगों से बातचीत होती है किसी की कि क्लास का रिकॉर्डिंग के लिए, मुझे एकदम मैसेज ना करें, ठीक है। जो लोग इस क्लास में हैं अभी, वो लोग अगर उनका कोई चीज़ छूटता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आई विल शेयर प्राइवेट लिंक टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जो लोग इस क्लास में ये लेफ्ट कर गए हैं बीच में, ये कोशिश करें कि इनसे बोल दीजिएगा कि मुझे ये मत कहें कि सर मुझे रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दीजिए, ठीक है। ज़रूर बोल दीजिएगा अगर आप लोगों के कोई जानने वाले हैं तो, ठीक है। यस प्लीज, द आइडियल्स स्टेटेड इन द प्रियम्बल are reinforced through the DPSP, which spill out in a greater detail, the goal of economic democracy, These principles have been Sir, please repeat after the ideals reinforced. stated in the preamble are reinforced through the DPSP, which spill out in greater detail the goal of economic democracy. Is it clear? A goal of economic Democracy. Detail the goal of economic democracy. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे इसी के, these principles have been characterized as basic to our social order, these principles have been characterized as basic to our social order, as they seek to build a socially just society। हाँ, एक बार प्लीज रिपीट करेंगे आपने क्या लिखा? The ideals stated in the preamble are reinforced through the DPSP, which spell out in a greater detail the goal of the economic democracy. Okay. These principles have been characterized as basic to our social order, as they seek to build a socially just society. Okay. हाँ, एक चीज़ बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। जो लोग पास आउट हैं LLB, आप लोग थोड़ा सा और मन से पढ़िएगा। आई थिंक यूपी की वैकेंसी आने वाली है, एंड अभी खाली जो सीट दिखा रहे हैं उन्होंने RTI के जरिए पता किया, तो आप लोगों को भी पता चला होगा कि 300 प्लस सीट्स हैं, जो 380 या 370 सीट्स अभी वो दिखा रहे हैं वैकेंट, तो बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, ठीक है। क्या है अनामिका? Yes, sir. बहुत जल्दी वैकेंसी आएगी, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं राजस्थान दूंगा सिर्फ, हरियाणा दूंगा सिर्फ, राजस्थान
सब लोग सिर्फ ज़रूर दीजिएगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल पर लाकर रखिए कि जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे वो सारे एग्ज़ाम निकलेंगे। एक एक जस्ट मैं बताता हूँ, मेरे साथ एक रितिका जैन थी, नॉट रितिका जैन, शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टू दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, गिवन 2 मेंस 1 इंटरव्यू, नहीं हुआ, थर्ड इंटरव्यू, और फाइनली सी इज इन दिल्ली। देयर इज़ वन मोर फ्रेंड, कृतिका जैन, सी हैज़ गिवन बिहार मेंस, हरियाणा मेंस, बिहार इंटरव्यू, हरियाणा मेंस, यूपी मेंस, यूपी इंटरव्यू, दिल्ली मेंस, दिल्ली इंटरव्यू, and finally she has not been selected in UP, finally not selected, and फाइनली क्या उसने इंटरव्यू नहीं दिया था फिर, हाँ यूपी का, क्योंकि रिजल्ट आ गया था, एंड नॉट फाइनली सिलेक्टेड इन बिहार आफ्टर इंटरव्यू, बट फाइनली सी हैज़ बीन सिलेक्टेड इन दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, नाउ सी इज इन दिल्ली। तो क्या है, कुछ लोग होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं अपने स्टेट के लिए, वो लोग पर्टिकुलर रहें, इट्स ओके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक नॉलेज क्रिएट कर लेंगे, आप एक पूल तैयार कर लेंगे ना, तो आप कहीं भी बैठेंगे, आप एक नहीं कई स्टेट का एग्ज़ाम निकालेंगे आप, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ जी मान्या। सर जनरल के लिए कितनी सीट्स होंगी अप्रोक्सीमेटली? एक्चुअली अगर 400 के करीब अगर सीट आती है तो 200 सीट्स रहेंगी, ठीक है। 35% वुमेन के लिए रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो इसलिए सीट से मतलब नहीं होता मान्या, आजकल रिजर्व सीट से कोई मतलब नहीं है, सब बराबर जनरल का कट ऑफ जा रहा है, और मुझे लगता है कि आपके लिए एक सीट बहुत है। वैसे अगर मेहनत करेंगे तो 200 सीट में बहुत होती है, मैंने बताया ना, सिर्फ 50,000 लोग बैठते हैं, ज़्यादा लोग बैठते नहीं एग्ज़ाम में। फॉर अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितने लोग बैठते हैं टोटल कैंडिडेट? अगर उत्तर प्रदेश में अगर 400 सीट आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लोग एग्ज़ाम देंगे, और 50,000 एग्ज़ाम नहीं देंगे, 50,000 फॉर्म भरेंगे, 30,000 35,000 लोग एग्ज़ाम देंगे, और 6,000 लोग करीब, अगर 400 है तो 4,000 लोग कम से कम मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन अपनी तैयारी को बहुत पर्टिकुलर रखना है, ओके। हाँ जी, अब बात कट ऑफ कितनी जाती है? प्रशांत बाद में बात करेंगे इसके लिए, आई एम वेरी सॉरी, मैंने इन्फॉर्मेशन, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसके ऊपर हम पीछे डिस्कस कर लेंगे, ओके। हाँ ठीक है सर, ठीक। तो हमने क्या बात करी, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपी में क्या है, प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपी भी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन क्या है, डीपीएसपी के लिए स्टेट को क्या किया गया है, ऑब्लिगेटरी किया गया है, पॉजिटिव असर्शन किया गया स्टेट से कि आप क्या करिए, स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर स्टेट थ्रू सोशल ऑर्डर, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ों को आप प्रमोट करिए। और ये जो प्रमोट करने का काम है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रीएम्बल, एंड इन्होंने कहा कि जो आइडियल्स स्टेटेड इन द प्रीएम्बल दे आर रीइंफोर्स्ड थ्रू द डीपीएसपी, वही प्रीएम्बल के जो गोल्स हैं उनको रीइंफोर्स किया जा रहा है पॉलिसी बना करके, ओके। एंड इन्होंने कहा कि दीज प्रिंसिपल्स विच आर इन द डीपीएसपी, दीज आर द बेसिक टू आवर सोशल ऑर्डर एज दे सीक टू बिल्ड अ सोशली जस्ट सोसाइटी। क्या करते हैं ये, क्या बनाना चाहते हैं, दे मेक सोशली जस्ट सोसाइटी, दे आर ट्राइंग टू मेक अ सोशली जस्ट सोसाइटी। इसके बाद ही एक वर्ड है सोशलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, कोई बता सकता है? देखिए, सोशलिज्म और सोशलिस्ट दो वर्ड हैं। सोशलिस्ट आप स्टेट के या मतलब किसी कंट्री के पर्सपेक्टिव में बोल सकते हो, सोशलिज्म पूरे वर्ल्ड या फिर पूरी एक उसके लिए बोल सकते हो। So socialism has been defined in the case of D.S. Nakara versus Union of India. DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं सोशलिज्म को डिफाइन करते हैं। सोशलिस्ट कहाँ पर डिफाइन है, किस केस में अनामिका, द वर्ड सोशलिस्ट? Excelsior versus Union of India. एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, करेक्ट। जैसा कि रश्मि ने बताया कि समाजवाद, सोशलिज्म क्या है, इट इज अ प्रिंसिपल। अनामिका, मान्या? Yes sir. सोशलिज्म इज Principle. यस, इसका मतलब क्या है हिंदी में? समाजवाद. समाजवाद। जैसे संविधान आपने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या था, संविधानवाद। तो ये सोशलिज्म क्या है, एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म, जरूरी नहीं स्टेट में सोशलिज्म है। क्यों?
एंड सोशलिस्ट कंट्री कौन होगी? जो मिल बांट कर खाए। अनामिका? Yes, sir. Equal distribution of wealth and Yes, yes. resources. There shall not be concentration of the wealth. क्या नहीं होना चाहिए? There shall not No be concentration. no concentration of the wealth in a single person and equal distribution of natural resources. ऐसा नहीं है कि मतलब आप सरकार हैं तो इसका मतलब बालू का खनन आप अकेले करके बेच देंगे, पैसा कमा लेंगे। या फिर अगर आपके अंडर में फॉरेस्ट आता है तो सारा का सारा फॉरेस्ट काट करके और बेच करके इकोनॉमिक फ़ायदा क्रिएट कर लेंगे, वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं रखेंगे आप सरकार है, माना कि सारा का सारा प्रॉपर्टी आपका है, जो भी वन विभाग है यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो भी ज़मीन है उसके ऊपर आपका कब्जा है, लेकिन क्या आसपास के रहने वालों का कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर? क्यों बताइए? क्यों? Yes, sir. वहाँ से जंगल से लकड़ी लाने का अधिकार है या नहीं है आदिवासियों को, ये बताइए। Of course, yes, sir. अगर वहाँ पर रह रहे हैं और वो ज़मीन कैसी है, जंगल की ज़मीन है, तो आदिवासी जो आसपास के गांव में रह रहे हैं उनका अधिकार बनता है ना कि वो जाए नेचुरल रिसोर्सेज को अपने मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। लेकिन सरकार अगर सरकार मना कर दे कि नहीं नहीं ये जंगल तुम्हारे नहीं है, इसमें नहीं जा सकते, क्या है? हाँ संध्या, फॉरेस्ट राइट अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ बेसिक राइट्स हैं जो क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को किसी एक को कंसंट्रेट कर दे। जैसे आप कह दें कि नहीं ये पानी नदी का है, जो ये एक आदमी यूज़ करेगा जो एक्वाफिना बेचता है। क्यों अनामिका? दिस इज रिजर्व फॉर एक्वाफिना, दिस इज रिजर्व फॉर ये पानी की जो दूसरी और कंपनियां हैं इनको रिजर्व कर दे कि इस वाटरवेज में जो ये वाटरवे है इसका इस्तेमाल सिर्फ यही करेंगे, आसपास के लोग नहीं करेंगे उसके पानी का इस्तेमाल। या फिर कहीं पर अगर पानी की बहुत समस्या है तो वहाँ पर पानी पहुँचाना काम किसका है? ये The government, the state. गवर्नमेंट। The state आपने government. देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा पानी के टैंकर रोज के रोज भरकर पहुँचते हैं। क्यों? Yes, sir. Rajasthan, for example. राजस्थान है, बाकी और गुजरात। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पर पानी की दिक्कत है। एमपी में भी बहुत सारी ऐसी जगह मैंने देखा है ये टैंकर्स लगे। क्यों? Yes, sir. दोज हु आर नॉट एबल टू बोर द प्लेस, जो भी वो होता है पानी निकालने का, जिनके पास नहीं है, आदिवासी हैं, उनके पास ना बिजली का साधन है, ना सबमर्सिबल का कोई उनके पास तरीका है, दे शुड बी गिवन बेसिक एमिनिटीज। हु विल प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज? The state. अगर उनके पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो पानी ही नहीं निकाल पाएंगे। वो जिनके पास सबमर्सिबल है वो नहाएंगे आराम से भर के और वो खड़े होकर देखेंगे। क्यों? तो ये क्या है, देयर शैल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोशिश की जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज को सबको सब तक पहुंचाया जाए। प्लीज़ इसके साथ ही ये प्रोविज़न दिया कहाँ पर है सोशलिज्म का? कहाँ पर दिया गया है ये? 39 क्लॉज बी एंड सी। 39 क्लॉज बी एंड सी। एक बार प्लीज रीड करेंगे 39 को। कौन सा प्रिंसिपल इसमें जो पर्पस दिए गए हैं, जो 39 में कुछ प्रिंसिपल हैं, एक बार प्लीज रीड करिए। Okay, sir. So B says that the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. ओके, इट मीन्स कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि आसपास के लोग हैं ना, जो उनके खेत को पानी मिले, आसपास जो लोग रहते हैं वो अपना कपड़ा भी धो लें। जो लोग होते हैं ना जो कपड़ा धोते हैं पानी के किनारे, नदी के किनारे, देखा है? तो क्या Yes, है, sir. ऐसा ना हो कि नहीं नहीं तुम कपड़े नहीं धो सकते, तुम खेत के लिए पानी नहीं ले सकते। ये क्या है, इस पर एक्सक्लूसिव राइट है मेरा। यस सिस्टर। हाँ जी, And हाँ यस प्लीज। answers he says that the operation of economic system does not result in concentration of the wealth and means of production of the common determinant. ओके, इट मीन्स किसी भी तरीके से कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जिससे किसी भी तरीके का कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। आपने सैलरी बना दी 11th पे, 12th पे, 13th पे, बट यू हैव नॉट इम्पोज टैक्स। जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा टैक्स। देखा है आपने अनामिका? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपकी सैलरी क्या है 2 लाख रुपए है तो टैक्सेस उतने ही ज़्यादा टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो Yes, कि sir. 2 लाख रुपए सैलरी आपको मिल रही है, कल को आप ही सरकार चलाने लग जाए। आपने देखा होगा ऐसा प्राइवेट कंपनियों में हो जाता है। क्या होता है, क्या हो जाता है? 1 करोड़ रुपए पे प्लेसमेंट लेते हैं,
एक कंपनी में काम करते हैं और दूसरे दिन 2-4 साल काम करने के बाद वो दूसरी कंपनी अपनी खुद की खोल देते हैं, क्यों बताइए? तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, इससे नुकसान क्या होगा? इससे क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा। अगर एक ही आदमी के पास गांव में अगर कैश इकोनॉमी है, बाकी के सारे लोगों के पास एक भी रुपए नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कैश लेने के लिए जाएंगे उनके पास, सर क्या काम कर दें आपका बताइए। तो इससे ये जो आपने प्रोटेक्ट किया ना फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होना शुरू हो जाएगा अगर डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को आपने अगर इंक्लूड नहीं किया पॉलिसी में समय पर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ही नजर आए आपको कि कहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तुरंत टैक्स इंपोज। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे टैक्सिंग रिफॉर्म होते हैं ऐसा है। Yes, sir. आपने देखा ना कि क्रीमी लेयर हर साल रिफॉर्म होता है क्रीमी लेयर पे, क्यों? So because उनका tax liability बढ़ता है because of the economics. इसलिए क्योंकि सोशल स्टेटस जिसको प्रोवाइड की जा रही है, जिसको प्रोटेक्शन मिलना है, जिसको इकोनॉमिक जिसकी सोशल स्टेटस को अपलिफ्ट करने की बात की गई है, उसी को बेनिफिट मिले। ऐसा ना हो कि वो बेनिफिशरी जो है वो गलत बेनिफिशरी को इसका बेनिफिट मिल जाए, इसलिए रिवीजन किए जाते हैं हर साल। आपने देखा होगा ना, जिसकी सैलरी 8 लाख से कम हो गई वो आएगा, जिसकी सैलरी 8 लाख से ऊपर जा रही है उसको क्रीमी लेयर। बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो ये क्या है? ये रिवीजन क्यों जरूरी है? ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। अगर हम कोई बेनिफिट भेज रहे हैं तो उन तक ही पहुंचे जिनको बेनिफिशरी बनाया जाना चाहिए, जो एग्जैक्टली ओरिजिनल पर्सन है, जो ओरिजिनल उनके इंटाइटल्ड है। ओके, तो प्लीज आप लोग आएंगे, सोशलिज्म की बात करते हैं हम प्लीज। इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1980, प्लीज। Minerva Mills versus Union of India AIR 1980 Supreme Court. Supreme Court considered the meaning of socialism. Supreme Court considered the meaning of socialism as to crystallizing a socialistic state. Supreme Court considered the meaning of socialism as to crystallizing a socialistic state, securing to its people socio-economic justice by interplay of DPSP and the fundamental rights. हाँ, क्या बताया आपने? प्लीज एक बार प्लीज रीड करेंगे, क्या लिखा आपने? हाँ जी, इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स। हाँ जी, Minerva Mills versus Union of India AIR 1980 Supreme Court. यस। The court considered the meaning of socialism as to crystallizing a socialistic state, securing to its people socio-economic justice by interplay of socio-economic rights. ओके, इंटरप्ले ऑफ फंडामेंटल राइट एंड DPSP SRM by interplay of DPSP Fundamental- and DPSP and fundamental right, correct. All right, sir. All right. And ये तो हाँ जी, यस ठीक। सर सोशियो इकोनॉमिक के बाद से रिपीट कर दीजिए। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस बाय इंटरप्ले ऑफ फंडामेंटल राइट एंड DPSP। हाँ जी, सर एक बार पूरा ही रिपीट कर दीजिए। okay Gunjan. Supreme Court considered the meaning of socialism as to crystallizing a socialistic state, securing to its people socio-economic justice by interplay of fundamental right and DPSP. थैंक यू सर। We can define the socialism after reading preamble with, we can define socialism after reading preamble with Article 38, 42, Article 38, 42, 43, 46 and 48A and 39. लेकिन सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये रहने दीजिए, ये थोड़ा सा अलग उसका इंटरप्रिटेशन है।
सर ये आर्टिकल कौन से बोले थे आपने? नहीं 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 नहीं, इट्स ओके, इसको छोड़ दीजिए प्लीज, ओके, लीव इट। हाँ, इसके साथ ये बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी एंड रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अच्छा, आज क्लास हम लोग शायद ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐश्वर्या, Sir. I think we are not in position to complete this lecture in a one day. So I think हमने कौन से आर्टिकल्स अभी डिस्कस किए? सर आपने आर्टिकल 36 जो डेफिनेशन क्लॉज था वो 37 38 जो 38 का पार्ट ए एंड 39 का पार्ट बी एंड सी जो कि Okay. सोशलिज्म से रिलेटेड है। ओके ओके, इसके बाद इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, ओके। अभी कुछ मुझको भी एग्जॉशन सा महसूस हो रहा है इसको पढ़ते हुए, तो कोई बात नहीं सर, अच्छे अच्छे मूड से हम डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अरे नहीं सर, it's all right. हाँ, इसका यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम बात जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो क्या करेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ डीपीएसपी, रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो रिलेशन में हम जो कुछ केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केसेस का नाम मैं आपको बताता हूँ। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम द्वाराजन, केरला एजुकेशन बिल, केशवानंद भारती एंड अशोक कुमार ठाकुर। इसके बाद हम जनरल बेयर प्रोविजन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं जजमेंट बेस्ड, ओके। इंटरप्रिटेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक ही क्वेश्चन आज तक बना है जिसका नाम क्या है, प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट, रिलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट विद डीपीएसपी। इसी क्वेश्चन को हमेशा बनाया गया, ठीक है। या फिर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। प्री में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आर्टिकल वाइज डिस्कस करेंगे और ये जो केसेस हैं इनको डिस्कस करके सम अप करेंगे। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन प्लीज? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। Okay, so in the next class we will discuss all these things, and